हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 ज्योग्राफी अंडरस्टैंडिंग द वेदर। हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, उसमें वो बड़ा चैप्टर था, 3 क्लासेस में कंप्लीट हुआ है। आज इस चैप्टर को हम कोशिश करेंगे सिंगल क्लास में कंप्लीट करने की, क्योंकि ईजी सा चैप्टर है। बहुत सारी बातें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, उन्हीं के बारे में है, पिक्चोरियल है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द वेदर। वेदर आप सबको पता है क्या होता है। वेदर वेदर होता है स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन अ पर्टिकुलर प्लेस एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम। अब हम जो मेन इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं कि जो एटमॉस्फेरिक एलिमेंट है, डिफरेंट वेदर एलिमेंट है, उनको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। क्या क्या एलिमेंट होते हैं ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, बट उनको मेजर कैसे करना है आज इस चैप्टर में हम यही ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है कि कभी जब भी वेदर में चेंजेस होते हैं तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। लाइक अगर कोल्ड वेदर होता है तो हम शिवर करते हैं, कोल्ड फील करते हैं, ऐसे कंफर्टेबल क्लोथ पहनते हैं जो हमें विंटर से बचाते हैं। ऐसे जब समर सीजन होती है तो हम हॉट फील करते हैं, लूज क्लोथ पहनते हैं, कॉटन क्लोथ पहनते हैं, तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है व्हेन देयर इज चेंज इन वेदर। अब बात करते हैं वेदर। व्हाट इज वेदर? Weather is a state of atmospheric conditions at a particular time and place. It's a state of Earth's atmosphere at a particular time and place. But what is an atmosphere? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है what is an atmosphere? Atmosphere क्या है? तो इन सिंपल टर्म्स अ लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड सम प्लैनेट। जो भी लेयर ऑफ गैसेस किसी प्लैनेट के चारों तरफ होती हैं तो उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के कॉन्सेप्ट में जो एयर का हमारे चारों तरफ जो ब्लैंकेट ऑफ एयर, एनवेलप ऑफ एयर, डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं, और लेयर्स ऑफ द एयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और जो लेयर होती है एयर की वो भी डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस की होती है, डिफरेंट लेयर्स होती है। जैसे केक बनाते टाइम एक लेयर के ऊपर एक लेयर ऐसे रखते हैं, सेट की जाती है, ऐसे ही जो एयर है उसकी भी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं, और हर लेयर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिसको हम ज़्यादा डिटेल में साइंस में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा बिल्कुल टच करेंगे इस टॉपिक को, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। जो एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, वो है ट्रोपोस्फेयर। जितने भी एटमॉस्फेरिक वेदर कंडीशंस होती हैं, जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं, लाइक रेन, स्टॉर्म्स, विंड, ब्रीज, ये सब कहाँ होते हैं? ये हमारे ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। जहाँ हम रहते हैं, जहाँ सारे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं, वो भी सारा कहाँ है? ट्रोपोस्फेयर में ही है। ये एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर होती है। जो ये कंप्लीट पैराग्राफ यही है, एटमॉस्फेयर के बारे में ही है। जो मैंने अभी आपको समझाया वही सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में दी गई है। जो ट्रोपोस्फेयर है दैट इज एक्सटेंड टू अ हाइट ऑफ 6 to 8 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अगर ग्राउंड से हम कवर करें तो 6 to 18 किलोमीटर तक क्या है? हमारा ट्रोपोस्फेयर होता है। ठीक है, इट इज लेस थिक एट द पोल्स एंड थिकर इन द ट्रॉपिकल जोन। लाइक जो पोल्स पे कोल्ड पोलर रीजन में कोल्ड वेदर, जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होता है, वहाँ पे एयर की थिकनेस कम होती है, क्योंकि एयर कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, तो एयर की थिकनेस कम होती है। जबकि जो हमारा इक्वेटर एरिया है, टेम्परेट जोन है, ट्रॉपिकल जोन है, वहाँ पे एयर की थिकनेस ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे एयर हॉट होके विंड क्या करते हैं? एक्सपेंड करती है। तो यहाँ पे बात की गई है कि वेदर को डिस्क्राइब करने के लिए हम अलग अलग टर्म्स का यूज करते हैं, जैसे हॉट, कोल्ड, रेनी, क्लाउडी, ह्यूमिड, स्नोई, विंडी। ये सारी टर्म्स हम यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पर किस वेदर का कंडीशन को नोट करने के लिए। अब जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर, यानी अगर हमें वेदर चेक करना है कि कहीं के भी वेदर की कंडीशन क्या है, तो हम क्या क्या एलिमेंट चेक करेंगे? तो हम चेक करेंगे टेम्परेचर को, यानी कितना हॉट और कोल्ड है वो एरिया, प्रेसिपिटेशन को, यानी वहाँ पे बारिश, रेन की कंडीशन क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पे बात करेंगे, यानी वेट ऑफ द एयर कम है ज़्यादा है,
हम विंड के बारे में बात करेंगे कि एयर कैसी मूवमेंट क्या है, स्पीड क्या है, और ह्यूमिडिटी यानी कंटेंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर, उसके बारे में भी बात करेंगे। ये सारे क्या है, एलिमेंट ऑफ वेदर, जो हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस में डिटेल में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि इन एलिमेंट्स को मेजर कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, लाइक यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि दो बच्चे हैं, जैसे कृष्ण है जो कि चेन्नई से बिलोंग करता है और अमीर है कश्मीर से बिलोंग करता है। ये दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे हैं फ़ोन पर। तो जो कृष्ण है जो कि चेन्नई से बिलोंग करता है, वो बताता है कल यहाँ पे काफ़ी चिली था और प्रीवियस नाइट यहाँ पे रेनफॉल भी हुआ था। तो अमीर उससे पूछता है कितना चिली था, यानी उसको बताने के लिए कि कितना कोल्ड था, कितना चिली था, कितना रेनफॉल हुआ था। तो हमें कुछ यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी, मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनको मेज़र कैसे करना है, उसके क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने हैं, उसके बारे में हम डिटेल में अब बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे बताया गया है, जैसे इस पैराग्राफ को जब आप पढ़ोगे अच्छे से तो यहाँ आपको सिंपल ईजिली समझ में आ जाएगा। ये है कि पुराने टाइम से भी, जब पुराने टाइम में वेदर को कैसे फोरकास्ट किया जाता था, ऑब्जर्व किया जाता था बर्ड्स को। जो बर्ड्स हैं वो फ्लाइंग लो, मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं फ्लाई करते थे, और एंड्स कैरिंग एग्स, स्क्वेरल गैदरिंग नट्स, फ्रॉग्स क्रोकिंग लाउडली, और इवन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पाइन कोन्स। ये आपको पिक्चर भी आगे दिखाई गई है कि जैसे उस टाइम पे हम नोट करते थे, ऑब्जर्व करते थे, जो हम तो नहीं, हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो ऑब्जर्व करते थे डिफरेंट पैटर्न्स को, लाइक जो इंसेक्ट्स को क्लोजली ऑब्जर्व करते थे, प्लांट्स को ऑब्जर्व करते थे, बर्ड्स को ऑब्जर्व करते थे, एनिमल्स को लाइक स्क्वेरल्स को ऑब्जर्व करते थे, और प्रेडिक्शन करते थे कि वेदर कंडीशन कैसे होने के चांसेस हैं। जैसे ये जो पिक्चर्स हैं इसमें दिखाया गया है कि इसमें जो एंट्स हैं वो अपने एग्स को किसी सेफ प्लेस पे शिफ्ट करती हुई दिखाई गई हैं। यहाँ पे फ्रॉग है जो वेस्टर्न घाट में रेन की एक्सपेक्टेशन में क्रॉकिंग साउंड करता है। ये पाइन कोन्स के बारे में दिखाया गया है कि जैसे अगर रेनी सीजन है तो वो कैसे क्लोज रहते हैं, और जब कंडीशन वार्म हो जाती हैं और ड्राई कंडीशंस होती है तो वो ओपन हो जाते हैं ताकि वो अपने सीड्स को रिलीज कर सके। In the last few centuries, scientists have worked out methods to measure and monitor the elements of the weather with great precision. Like अब कुछ सालों से साइंस ने इतनी एडवांस रिसर्च कर ली है तो अलग अलग मॉनिटर्स बना दिए हैं जो इन एलिमेंट को, डिफरेंट वेदर एलिमेंट्स को प्रिसाइजली मीजर कर सकते हैं। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस पे काम करता है और फिर प्रिडिक्ट करता है वेदर को। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या होता है? डिपार्टमेंट दैट इज एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट वेदर एलिमेंट्स। यहाँ पे देखो मेट्रोलॉजी क्या होता है? मेट्रोलॉजी इज द सिस्टम स्टडी ऑफ वेदर एंड इट्स इवोल्यूशन। दिस स्टडी इज ऑन द बेसिस ऑफ वेदर फोरकास्ट। लाइक जो वेदर फोरकास्ट के बेस पे क्या क्या चेंजेज होने वाले हैं उसको स्टडी करने वाली ब्रांच को मेट्रोलॉजी बोले जाते हैं, और जो साइंटिस्ट इस पे काम करते हैं उनको मेट्रोलॉजिस्ट बोला जाता है। अब बात करते हैं वेदर इंस्ट्रूमेंट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? वेदर इंस्ट्रूमेंट। जो हमारा मेन चैप्टर है यहाँ से स्टार्ट होता है वेदर इंस्ट्रूमेंट से। तो सबसे पहले पहला वेदर एलिमेंट हमने क्या देखा था? टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं ये हम लास्ट क्लास में क्यूरियोसिटी जो साइंस की बुक थी उसमें हम स्टडी कर चुके हैं। वहाँ पे हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर, लैब थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था। यहाँ हम एक और थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। ऑल्दो ये भी उसी लास्ट क्लास में ही वहाँ पे बताया गया था। मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर है जो कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा यूज किए जाते हैं। ये सिंपल ऐसे बच्चों वाली पिक्चर दिखाई गई है यहाँ पे कि जैसे स्नो के टाइम पे सनी डे में स्नो जल्दी मेल्ट हो जाती है, क्लाउडी वेदर में हमें थोड़ा कोल्ड फील होता है, विंटर्स में कोकोनट ऑयल सॉलिड में चेंज हो जाता है, और जब कोल्ड वेदर के टाइम में कर्ड सेट होने में टाइम लेते हैं।
There are several types of thermometers. Some simply measure the ambient thermometer, ambient temperature. Ambient temperature का मतलब क्या हुआ, जस्ट सराउंडिंग, इमीडिएट सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है उसको ही नोट करते हैं. ऑल ओवर कहीं अगर हम प्लेस की बात करें वो इतनी रेंज नहीं बताते, पर्टिकुलर उसी प्लेस पे क्या टेम्परेचर है उसी को नोट कर सकते हैं. अदर रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे. कुछ ऐसे थर्मोमीटर होते हैं जो फुल डे में कितना मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर रहा किसी पर्टिकुलर प्लेस का वो नोट कर सकते हैं. और इनके अंदर एक कलर्ड लिक्विड फिल किया जाता है जो मरकरी होता है, जो कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका लेवल बढ़ता है. लेकिन आजकल डिजिटल थर्मोमीटर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है क्योंकि एक तो ज़्यादा रिकॉर्ड कर सकते हैं डाटा को, ज़्यादा डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं और ज़्यादा प्रिसाइजली भी, एक्यूरेटली भी उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं. इंडीड टेम्परेचर रिकॉर्डिंग कैन बी यूज टू कलेक्ट सम यूजफुल स्टैटिक्स. यानी जो हम डिफरेंट रिकॉर्ड को बनाते हैं, टेम्परेचर का कलेक्ट करते हैं, उनके बेस पे कुछ स्टैटिक्स भी गैदर की जाती हैं ताकि डाटा को एनालाइज किया जाए. दीज आर रेंज ऑफ टेम्परेचर. रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर. द आंसर विल बी रेंज ऑफ द टेम्परेचर. एंड मीन डेली टेम्परेचर, इट इज द सम ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस मिनिमम टेम्परेचर डिवाइड बाई 2. इसको हम बोलते हैं मीन डेली टेम्परेचर. अब यहाँ पे एक बात बताई गई है, जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो 1875 में सेट किया गया था और उसका मोटो है आदित्यात जायते वृष्टि. उसका मतलब जो हमने कहाँ से लिए, ये वर्ड्स कहाँ से लिए गए हैं, एक पुराना टेक्स्ट है, एंशिएंट टेक्स्ट जिसका नाम है मनुष्य स्मृति, वहाँ से लिया गया है. इस वर्ड का कंप्लीट मीनिंग क्या है, फ्रॉम द सन अराइजेज रेन. यानी जो सन से ही रेन बनती है, रेन से ही फूड आता है और फूड से ही लाइफ पॉसिबल हो पाती है. तो आप बता सकते हो कैसे सन से ही रेन आती है. यस, इजीली हम बता सकते हैं क्योंकि हमने वाटर साइकिल में पढ़ा है कि सनलाइट की वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन से क्लाउड फॉर्मेशन एंड देन प्रेसिपिटेशन. यहाँ पे मध्य प्रदेश के एक वीक का पूरा रिकॉर्ड दिया गया है मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर का. उसके बेस पे हम कुछ कुछ आंसर दे सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको दे सकते हैं. सेकंड एलिमेंट जो कि हमारा है प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन में अगर कोई आपको बोलता है कि किसी एरिया में 30 mm रेन हुई है, कहीं पे 50 mm रेन हुई है, तो आप कैसे उसको नोट कर सकते हो, उसको हम नोट कैसे करते हैं, किस बेस पे हम बताते हैं कि ये 30 mm रेन थी. तो ये किसके हेल्प से हम मेजर करते हैं, रेन गोज की हेल्प से करते हैं. ये जो आपको पिक्चर दिखाई गई है ये रेन गोज की पिक्चर है जिसमें एक फनल के थ्रू एक सिलेंडर में रेन वाटर को कलेक्ट कर लिया जाता है और उसके ऊपर एक मेजरिंग स्केल होता है जिससे मेजर किया जाता है कि उसके अंदर कितना रेन वाटर कलेक्ट हुआ है. उसी के बेस पे बताया जाता है कि कितने mm रेनफॉल हुआ है. रेन गोज को आप बना सकते हो, घर पर भी बना सकते हो, बट इसको बनाने में थोड़े आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे, कुछ केयरफुली आपको मटेरियल चूज़ करना होगा. लाइक बहुत ज़्यादा लाइट वेट नहीं होना चाहिए कि विंड आते ही गिर जाए. जब आप उसको जहाँ सेट करोगे बिल्कुल फ्लैट एरिया होना चाहिए जिस पर डायरेक्टली रेन उसके अंदर कलेक्ट हो सके, रेन वाटर. तो इन कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है. जो थर्ड एलिमेंट है वो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए हमें बैरोमीटर की ज़रूरत होती है और इसको हम मिलीबार में मेज़र करते हैं. आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इसमें क्या क्या दिया गया है. इसमें बताया गया है कि जो हमारा कोस्टल एरिया होता है, प्लेन एरिया होता है, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम होता है, मतलब वेट ऑफ एयर मैक्सिमम होता है. हम ईजिली यहाँ से देख सकते हैं जो एयर का वेट है वो ज़्यादा है.
जबकि हम अगर एल्टीट्यूड पे यानी ज़्यादा हाइट वाले एरिया पे चले जाते हैं तो वहाँ पे एयर का वेट कम हो जाता है, यानी एयर का प्रेशर कम हो जाता है। और एयर हमेशा मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये टर्म्स आपको बार बार आएगी। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसीलिए माउंटेन्स पे लो प्रेशर होता है हायर एल्टीट्यूड पे। इसीलिए जब भी कभी आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि जब हम माउंटेन्स पे चले जाते हैं, माउंटेन पे जाते हैं, तो बहुत सारे इंसानों को ऐसे डिजी फील होता है, ब्रेथलेस फील होता है, टायर्ड फील होता है, क्योंकि वहाँ की एयर प्रेशर कम होता है, यानी एयर कम होती है। एयर कम होती है तो उसके अंदर ऑक्सीजन भी कम होगी, ऑक्सीजन भी हमें कम मिलेगी वहाँ पे जब ब्रीद इन करेंगे, तो उससे डिजीनेस और टायर्ड जैसी फीलिंग आ सकती है। हम एयर प्रेशर को मेज़र करते हैं बैरोमीटर की हेल्प से। ये भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, और जो यूनिट यूज़ की जाती है वो होती है हमारी मिलीबार। कौन सी यूनिट से मेज़र करते हैं? मिलीबार से यूज़ करते हैं। और जो नॉर्मल सी कोस्ट पे जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होना चाहिए? 1013 MB। और अगर वो 1000 MB से भी नीचे चला जाता है तो वो क्या शो करता है? डिप्रेशन शो करता है, मतलब लो प्रेशर सिस्टम शो करता है। साइंटिस्ट जैसे बताया गया कि थोड़ा सा भी अगर कहीं पे लाइक हम बोलते हैं प्लेन्स एरिया में ज़्यादा एयर प्रेशर होता है, लेकिन कई बार क्या होता है सडनली ड्रामेटिकली डिप्रेशन भी हो जाता है, एकदम से एयर का प्रेशर लो हो जाता है, जिसकी वजह से साइक्लोन्स और स्टॉर्म्स जैसी कंडीशंस अराइज होती हैं। ठीक है, तो अगर वो 1000 से भी अगर नीचे चला जाता है सी कोस्ट एरिया में, तो उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन और आ लो प्रेशर सिस्टम। यहाँ पे आपको बताया गया है, इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक डाला गया है कि जैसे खारदुंगला ला है लद्दाख में, जो कि कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख। खारदुंगला ला एक पास बना हुआ है जो कि कितनी हाइट पर है? 5600 मीटर की हाइट पे है। वहाँ पे जो हमारी आर्मी वहाँ पे काम करती है, वो इतने हार्श कंडीशन में वहाँ पे उन्हें सरवाइव करना पड़ता है। वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है, क्योंकि एयर प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। तो जो इतने हाई लेवल पे पीपल जाते हैं जर्नी के लिए, तो उन्हें बीच में क्या करना चाहिए? पॉज लेके अपनी जर्नी को रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे बॉडी क्या हो जाती है? एक्लेमेटाइज हो जाती है, मतलब एडजस्ट कर लेती है अपने सराउंडिंग के साथ। नेक्स्ट एलिमेंट इज विंड। अब विंड बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या क्या इम्पोर्टेंट है विंड में? विंड के मूवमेंट और डायरेक्शन, यानी स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं विंड के। वो अभी देखो ये जो पिक्चर्स हैं इनमें दिखाया गया है कि विंड का यूज कहाँ कहाँ है। ये डिफरेंट प्लांट्स के सीड हैं, इनके डिस्पर्सल में विंड इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा वेदर एलिमेंट का पार्ट है, इसलिए उसमें वेदर डिपार्टमेंट के लिए वेदर फोरकास्ट में भी स्पीड इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा एयर पायलट, सेलर्स, इनको भी विंड डाटा के बारे में अपने आप को अवेयर रखते हैं, इनको भी विंड डाटा की ज़रूरत होती है। फार्मर्स को भी इसकी प्रेडिक्शन, विंड डायरेक्शन की प्रेडिक्शन करते हैं फार्मर्स भी, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं विंड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। जो विंड वेन, अ विंड वेन और वेदर वेन इज अ रोटेटिंग आर्म विद अ पॉइंटर इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड इट रिस्पॉन्ड टू इवन टू अ लाइट ब्रीज। हल्की भी सी हवा भी होती है तो उसमें भी ये विंड वेन जो होती है रिस्पॉन्ड करती है, यानी मूव करती है। सी यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है, एक हमारी जो राइट साइड में एनीमोमीटर की पिक्चर दिखाई गई है, और यहाँ पे हमारी एक विंड वेन की पिक्चर दिखाई गई है। जो विंड वेन होती है वो एयर डायरेक्शन की तरफ मूव करती है। इसको विंड सैक भी बोलते हैं। अलग अलग कुछ कंपनीज हैं जो ऐसे एयर में अपना स्मोक और एशेस रिलीज करते हैं, वो भी ऐसे विंड सोक्स लगा के रखते हैं।
और एक और इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जो कि विंड की डायरेक्शन और स्पीड दोनों को मेजर करता है, उसको बोलते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो दैट मेजर द डायरेक्शन एज वेल एज स्पीड ऑफ द विंड, दैट इज कॉल्ड एनीमोमीटर। इसमें थ्री फनल्स और मेटल कप्स लगे होते हैं जो कि विंड की स्पीड के अकॉर्डिंग मूव करते हैं, और काउंट किया जाता है कि 1 मिनट में कितने ज़्यादा रोटेशन हुई हैं, उसके बेस पे विंड की स्पीड काउंट की जाती है। 1 आवर में लाइक कितने किलोमीटर इन्होंने स्पिनिंग की है, वो उसके बेस पे हम बताते हैं कि विंड की स्पीड क्या है। नेक्स्ट एलिमेंट इज द ह्यूमिडिटी। ये वेदर एलिमेंट में लास्ट एलिमेंट है ह्यूमिडिटी, और हम रेफर करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। लाइक अगर हम सपोज करते हैं कि सपोज एयर में ह्यूमिडिटी है ही नहीं, तो हम उसको काउंट करते हैं 0% ह्यूमिडिटी, जो कि इम्पॉसिबल है। कुछ ना कुछ एयर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स तो एयर में मिलते ही हैं, बट हम जो मेज़र करते हैं वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को ही मेज़र करते हैं। आप सबको पता है ह्यूमिडिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एयर और वाटर वेपर्स इन द एयर। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर। लाइक अगर हम बात करें, यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा एरिया ज़्यादा ह्यूमिड होगा, कोची और जयपुर। जाहिर सी बात है कोस्टल एरिया में है तो कोची ज़्यादा ह्यूमिड होगा एज़ कम्पेयर टू जयपुर। जयपुर एक हॉट एरिया है और ह्यूमिडिटी सी कोस्ट के पास ही वेदर वाटर वेपर्स का कंटेंट ज़्यादा मिलेगा। ये मैं सब बता चुके हैं आपको। जैसे अब बात करते हैं कि दिल्ली में ह्यूमिडिटी 52% है, कोची में 84% है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर आर यू लाइकली टू स्वेट मोर, आपको स्वेटिंग कहाँ ज़्यादा होगी? हमें ह्यूमिडिटी वाले एरिया में ज़्यादा स्वेटिंग फील होगी। क्यों? क्योंकि इवेपरेशन नहीं होगा, ऑलरेडी एयर के अंदर काफ़ी मॉइस्चर है, तो स्वेटिंग का इवेपरेशन नहीं होगा। हमें अपनी स्किन पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी एंड ज़्यादा वाटर वेपर फील होंगे, ज़्यादा स्वेटिंग फील होगी। अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी को मेज़र करने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर सकते हैं? हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी को मेज़र कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द प्रिंसिपल दे आर बेस्ड ऑन, लाइक बहुत सारे टाइप के हाइग्रोमीटर होते हैं। हमें कौन से प्रिंसिपल पे काम करना है उसके बेस पे हम चूज़ करते हैं कौन से वाला हाइग्रोमीटर हमें ज़रूरत होगी। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी का भी काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट में यूज है। जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है उनके लिए इम्पोर्टेंट है, म्यूजियम्स के लिए इम्पोर्टेंट है ह्यूमिडिटी मॉनिटर करना, क्योंकि वो भी ड्राई इन्वायरमेंट में अपने एग्जिबिट को प्रिजर्व करना चाहते हैं। लाइक जो आयरन के स्टैचू स्कल्पचर्स वगैरह होते हैं उनमें रस्टिंग के चांसेस होते हैं ह्यूमिडिटी के टाइम्स में, तो वो भी ड्राई कंडीशंस में रखना प्रेफर करते हैं। अब हम बात करते हैं वेदर स्टेशंस के बारे में। वेदर स्टेशंस क्या करते हैं? डिफरेंट जो वेदर एलिमेंट्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग को कलेक्ट करते हैं, उनके डाटा को कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बेस पे प्रेडिक्शन की जाती है। पहले ये काम मैनुअल ही होता था। मैनुअली वेदर स्टेशंस में लोग डाटा कलेक्ट करते थे, जो साइंटिस्ट और जो भी वर्कर्स होते थे, फिर उसके बेस पे प्रेडिक्शन करते थे। बट आजकल ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस भी लगाए जाते हैं जो कि सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, और इनके बेस पे हम डिफरेंट एलिमेंट्स के कंडीशंस को कलेक्ट करते हैं और डाटा रेडी करते हैं। और सच स्टेशंस आर वाइडली यूज्ड इन द फील्ड like agriculture, aviation, navigation, environmental monitoring and so on, and providing accurate and timely weather information about the need for human intervention। और ये जो हमारे ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस होते हैं ये सेल्फ ऑपरेटिंग है, डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में रिकॉर्ड करते हैं, और ये अलग अलग जैसे एग्रीकल्चर, एविएशन, नेविगेशन, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने 2023 में ग्लेशियल लेक जो कि सिक्किम में है और 4800 मीटर की हाइट पर वहाँ पर एक AWS लगाया गया है, सेट किया गया है, और जो कि वेदर कंडीशन को नोट करके प्रेडिक्शन करते हैं। प्रिडिक्टिंग द वेदर,
जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट को काफ़ी टाइम तक उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं और उनको फिर उनके बेस पे प्रेडिक्शन देते हैं। और उनकी प्रेडिक्शन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज एज क्लाइमेट चेंजेस मेक्स एक्सट्रीम वेदर सच एज ड्राउट्स, फ्लड्स, साइक्लोन्स एक्सेट्रा मोर फ्रीक्वेंट। अभी जो वेदर क्लाइमेट चेंज है, वेदर चेंजेज हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंट होने लगे, तो इसलिए उनका प्रेडिक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी आप देखते मैप देखोगे, इसके नीचे कुछ कुछ यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं। लाइक अगर ग्रे कलर का क्लाउड है तो हैवी रेन है, डार्क ब्लैक है तो वेरी हैवी, उससे भी डार्क है तो एक्सट्रीमली हैवी दिखाया गया है। ब्लू कलर का हैवी स्नो के लिए है, और जैसे येलो कलर का थर्मोमीटर के साथ हॉट एंड ह्यूमिड है। हीट वेव्स के लिए रेड वाला थर्मोमीटर दिखाया गया है। ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हमें दिखाए गए हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सब डिवीजन कलर्स के बारे में। लाइक आजकल तो हमें मैसेज भी रिसीव होते हैं ना फ़ोन पे कि आप येलो जोन में हैं, ऑरेंज जोन में, रेड जोन में हैं। इसका मतलब क्या होता है, अगर बिल्कुल सारी कंडीशन नॉर्मल है तो नो वार्निंग तो ग्रीन जोन, येलो में यू नीड टू बी वॉचफुल, ऑरेंज में यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, एंड इन रेड जोन वी हैव नीड टू टेक एक्शन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर कोडिंग भी की गई है यहाँ पर। अब यहाँ ये जो मैप है 19 मई 2024 को मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इशू किया है। उसके बेस पे यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं जो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, आप इजीली उनका आंसर दे सकते हो। फिर भी कहीं पे कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझको कमेंट कर सकते हो। यहीं पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सिंपल सा चैप्टर है, आप अगर नोट भी बनाओ तो डिफरेंट जो जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके सामने उनके इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखना कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम इस पे कंडीशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, इस एलिमेंट को नोट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।